नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। बिहार में सियासी बिसात बिछी हुई है। आज पीएम मोदी बिहार में हैं, तो उधर तेजस्वी यादव लगातार रैली पर रैली कर रहे हैं, धुआंधार रैली कर रहे हैं। और इस बीच बड़ी खबर यह भी आई कि कल से लालू यादव अपनी बेटी रोहिणी आचार्य के लिए वोट मांगने के लिए 10 दिनों तक सारण में कैंप करेंगे। तो मामला दिलचस्प होता चला जा रहा है बिहार के अंदर सीटों को लेकर, और हम यहां पर चर्चा करेंगे। दरअसल आज किस सीटों में ताकत तमाम दल लगा रहे हैं, तमाम बड़े बड़े नेता मैदान में कूद रहे हैं, क्या हालात हैं। क्योंकि एक ओपिनियन पोल, सर्वे पोल आया है जो एबीपी और सी वोटर का, वो कह रहा है कि बिहार में 33 और 7 का आंकड़ा है। तो इन आंकड़ों पर हम चर्चा करने के लिए कि सीट बाई सीट हम बात करेंगे कि किन सीटों पर क्या स्थिति बनेगी, और 33 और 7 कौन सी सीटें महागठबंधन को जा रही हैं और कौन सी सीटें एनडीए के खाते में आ रही हैं। तमाम बात करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अरुण चौरसिया जी हैं, और इनके साथ हम सीट टू सीट जानेंगे कि क्या स्थिति है, क्या हालात है, और कहाँ किसका कमल खिल रहा है या फिर लैंटेन जल रहा है। तो इस बात को शुरुआत करने के लिए पहले हम उन 4 सीटों की बात करेंगे, क्योंकि जिस तरह से जो 4 सीटें हैं बिहार में जिन पर पहले चरण में चुनाव होना है, और अब वो वहाँ चुनाव प्रचार आखिरी दौर में है, और आज ताकत तमाम दलों ने लगाया है। पीएम मोदी गया में भी उन्होंने रैली की है और पूर्णिया में भी रैली की है। तो पूर्णिया हालांकि वो बाद के चरण में चुनाव है, लेकिन गया की रैली खास है, और गया से उन्होंने 4 सीटों पर, यानी जो पहले चरण की 4 सीटें हैं, गया, औरंगाबाद, नवादा और जमुई, इन 4 सीटों पर हुंकार भरी और लोगों से वोट मांगा है। तो ऐसी स्थिति में हम आगे बढ़ते हैं, और इससे जो ओपिनियन पोल आया है, सी वोटर और एबीपी का जो सर्वे है, वो क्या कहता है, हम बात करना चाहेंगे। और इसकी शुरुआत करेंगे कि कैसे क्या कुछ होगा, किस तरह का समीकरण रहेगा बिहार के अंदर, जो 33-7 की सीट का जो आ रहा है, आंकड़ा आ रहा है बिहार के अंदर। देखिए, जैसा आपने पूरा डिटेल बताया अपने दर्शकों को कि 40 सीट बिहार में है। पिछले चुनाव की बात करें तो 39 सीटें एनडीए ने जीती थी और 1 सीट कांग्रेस को मिली थी, जो किशनगंज की सीट थी। लेकिन अभी ये जो सर्वे आया है, और इस बार जिस तरह से मोदी जी नारा दे रहे हैं 400 पार, पिछली बार 400 पार नहीं हुई थी, सभी घटक दलों को मिलाने के बाद भी ये आंकड़ा नहीं आया था। लेकिन इस बार 400 पार की बात कर रहे हैं, तो 400 पार के लिए 40 में से 40 सीट की जरूरत है। लेकिन जो सर्वे है जिसकी चर्चा हम लोग कर रहे हैं, उस चर्चा के अनुसार इसमें कहीं न कहीं एनडीए को या मोदी जी को कह सकते हैं कि जो उनका मिशन है वो मिशन पूरा होता हुआ नहीं दिख रहा है। यानी आपके हिसाब से कहे तो झटका लग रहा है। हाँ, झटका लग सकता है। अगर बिहार में जो पुराने रिकॉर्ड हैं वो अगर उसको पार नहीं करेंगे, या कम से कम उतनी भी सीटें नहीं आएगी, तो फिर 400 पार कहां से आएगा। क्योंकि आप देख लें, दूसरे राज्यों में भी, यूपी में भी एक्सट्रीम सीटें जीती गई थी, अन्य हिंदी प्रदेश जितने भी हैं, दिल्ली में 7 में से 7 सीटें जीती गई थी। तो इसलिए, और अभी जो आपने प्रथम चरण की बात कही, प्रथम चरण में आरजेडी चुनाव लड़ रही है, और दूसरी तरफ जो है बीजेपी और जेडीयू के प्रत्याशी हैं। और ये जो सर्वे आया है उसमें औरंगाबाद सीट जो है वो महागठबंधन के पक्ष में दिखाया जा रहा है। औरंगाबाद की बात करें तो वहां एक खास जाति का बहुल है, जिसमें कहा जाता है कि उसे एक ही समाज के लोग लगातार प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। और वहां चुनाव को जो अभी सुशील कुमार हैं, जो जेडीयू से पहले सांसद रहे, बाद में बीजेपी ज्वाइन किया, बीजेपी से सांसद रहे, अभी भी वो सांसद हैं और अभी बीजेपी से प्रत्याशी हैं, उनका मुकाबला करने के लिए कहीं न कहीं जो अभी जातीय समीकरण, जातीय गणना हुई बिहार में, और जिस तरह से यादव के बाद कुशवाहा की सबसे बड़ी आबादी बिहार में संख्या आई, तो कुशवाहा को टिकट दिया गया है। और ये कुशवाहा वो हैं जो हाल फिलहाल तक जेडीयू में थे। जेडीयू से वो टिकारी से विधायक रह चुके हैं, और ये टिकारी गया जिला में भले ही है, लेकिन जो लोकसभा क्षेत्र है वो औरंगाबाद उसी क्षेत्र में आता है। तो अभी जो ये सर्वे है उसमें औरंगाबाद लोकसभा सीट को दिखाया जा रहा है कि संभव है कि महागठबंधन इसको, यानी कि आपका कहना है जो पहले चरण की सीट है, हम आपको एक आंकड़ा भी बता देते हैं। जिस तरह से पहले चरण में जो 4 सीटों पर हमने बात की, उसमें औरंगाबाद सीट पर लैंटेन जलता दिख रहा है। हालांकि एक डाटा आंकड़ा आपके सामने पेश कर देते हैं कि क्या कुछ जो आंकड़ा रहेगा, किस तरह से कौन सीटें कितनी
जीत रही है कौन सी पार्टी। तो सबसे पहले आपको बता दें कि जो ओपिनियन पोल जो है एबीपी न्यूज और सी वोटर सर्वे का, जिस पर हम बात कर रहे हैं, उसी सर्वे के आधार पर हम ये बातचीत कर रहे हैं पूरी कि आखिर क्या कुछ है उस सर्वे में और क्या कुछ होगा बिहार के अंदर। तो ये बता रहे हैं कि ओपिनियन पोल में जो 33 और 7 का आंकड़ा है उसमें सीटों का गणित कैसे होगा ये पहले आपको थोड़ा बता दें। उसमें जो बताया जा रहा है 33 में 13 सीटें बीजेपी के खाते में जाएगी, जैसा कि बताया जा रहा है ओपिनियन पोल के मुताबिक। जेडीयू के खाते में 14 सीट, बड़ा आश्चर्यजनक आंकड़ा अगर कहें कि बीजेपी पीछे रह जाएगी और जेडीयू आगे निकल जाएगी। हालांकि जेडीयू को एक सीट कम मिली है बीजेपी के मुकाबले, लेकिन जो ओपिनियन पोल का आंकड़ा बता रहा है बीजेपी 13 सीट, जेडीयू 14 सीट और एलजेपी 5 की 5 सीटें जीत रही है। और उसके अलावा हम एक सीट जीत सकती है, यानी काराकाट में उपेंद्र कुशवाहा का खेल बिगड़ सकता है, जो है खतरे में है और वो महागठबंधन के खाते में जा सकती है, जैसा कि ओपिनियन पोल बता रहा है। तो हमने आपको बताया एनडीए का आंकड़ा होगा बीजेपी 13, जेडीयू 14, एलजेपी 5 और हम एक सीट जीत सकती है, जो ओपिनियन पोल का जो सर्वे जो है रिपोर्ट वो बता रहा है। उसके अलावा महागठबंधन खाते की बात कर ले तो आरजेडी के खाते में 5 सीट जा रही है। आरजेडी आपको बता दें कि 23 सीटों पर लड़ रही है बिहार में, 23 सीटों पर लड़ रही है बिहार के अंदर। और उसके अलावा कांग्रेस को एक सीट पर विजय मिल सकती है और माले एक सीट पर जीत सकती है। तो हम विस्तार से बताएंगे कि इस पोल के मुताबिक कौन कहां से जीत रहा है, ये भी हम आपको बताने की कोशिश करेंगे तमाम बातें। लेकिन सबसे बड़ी बात, जो किशनगंज में महागठबंधन का उम्मीदवार जीत सकता है और उसके अलावा जो जहां जहां महागठबंधन की सीटें जीतने के जो आसार हैं, जो 7 सीटें हैं, कौन सी वो 7 सीट है पहले आपको ये बता दें और उस पर ही थोड़ा चर्चा कर लेंगे, क्योंकि औरंगाबाद की हमने चर्चा की, पहले चरण की बात है। तो पहले चरण में जो अररिया, माफ कीजिएगा पहले चरण नहीं, जो 7 जो सीटें हैं जिस पर महागठबंधन को जीतता हुआ दिखाया जा रहा है, वो 7 सीटें कौन कौन सी हैं आपको बता दें। अररिया, बक्सर, औरंगाबाद, काराकाट, पाटलिपुत्र और जहानाबाद, ये 6 सीटें हो गई। उसके अलावा किशनगंज जो है वहां भी महागठबंधन का उम्मीदवार जीत सकता है। हम ये एबीपी न्यूज और सी वोटर का जो सर्वे है उसके आधार पर ये चर्चा कर रहे हैं कि क्या आंकड़ा है, क्या डाटा है। और ये जो 7 सीटें आई हैं, जो 7 सीटें मिलने जा रही हैं महागठबंधन को इस सर्वे के मुताबिक, उसमें फिर से एक बार बता दूं, अररिया, बक्सर, औरंगाबाद, काराकाट, पाटलिपुत्र, जहानाबाद और किशनगंज की। तो अरुण जी, जैसा कि बात हुई पहले चरण में औरंगाबाद की सीट जो है महागठबंधन जीत सकती है। बाकी अगर 3 सीटों की बात करें, गया और उसके अलावा जमुई और नवादा, इन सीटों पर तो कमल खिलता दिख रहा है। देखिए, इसकी वजह है हम जो जीतन राम मांझी है वो लगातार तीसरी बार मैदान में है। हालांकि वो 1991 में भी वहां से चुनाव लड़े थे उस समय। अभी जो वर्तमान प्रत्याशी हैं कुमार सर्वजीत, जो बिहार सरकार में हाल फिलहाल तक मंत्री भी थे, बोधगया से विधायक हैं आरजेडी से, उनके पिताजी स्वर्गीय राजेश कुमार जो है वो चुनाव लड़े थे और उनसे जीतन राम मांझी हार गए थे। इसके बाद 2014 में जेडीयू से जीतन राम मांझी चुनाव लड़े थे, तीसरे स्थान पर आए थे। फिर 2019 में महागठबंधन से वो चुनाव लड़े और वो दूसरे स्थान पर रहे। तीसरी बार वो फिर से, लगातार तीसरी बार वो फिर से चुनाव में खड़े हुए हैं। और कहा जाए कि 2014 में और 2019 में जिन प्रत्याशियों ने उन्हें चुनाव हराकर सांसद बने थे, आज उनके लिए वोट मांग रहे हैं। इसलिए ये माना जा रहा है कि जीतन राम मांझी के लिए, क्योंकि अब उनकी उम्र भी ज्यादा हो गई है, वो खुद चुनाव लड़ना भी नहीं चाह रहे थे, लेकिन बीजेपी की तरफ से विशेष रूप से दबाव था कि आप चुनाव लड़ेंगे तभी हम आपको सीट देंगे। इसलिए जीतन राम मांझी खुद खड़े हुए हैं और उनके लिए माना जा रहा है कि एक अवसर है कि वो चुनाव जीत सकते हैं। मतलब जीत सकते हैं। लेकिन अभी जो चूंकि चुनाव में ये सर्वे जो है 12 मार्च से 12 अप्रैल के बीच में है और अभी आज पीएम का जो है वो रैली हुई है और कुमार सर्वजीत के बारे में भी कहीं न कहीं वो उस इलाके में रहे हैं, काफी दिनों से विधायक भी 2 टर्म से हैं, मंत्री भी रहे हैं, कई तरह का कार्य भी किया है। तो अंतिम समय में भी उलटफेर काफी होता है। इसलिए इस सर्वे में जीतन राम मांझी को जीता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन जो अंदर खाने वहां चर्चा है कि मामला वहां टसल में है, यानी वहां संघर्ष है और संघर्ष में अभी तत्काल जीतन राम मांझी का पलड़ा आगे दिख रहा है, भारी दिख रहा है। लेकिन
ये चुनाव तक भी भारी रहेगा, इसमें अभी थोड़ा सा कहना जल्दीबाजी है। चलिए, बात तो गया की हो गई, नवादा और जमुई की बात कर लेते हैं। नवादा में भी सीपी ठाकुर के बेटे हैं। देखिए, नवादा में एक विरोध था, तो वो तो अब है नहीं। वो जो पहले सांसद थे उनके बारे में था जो वो ज्यादा समय नहीं देते थे या कई तरह के आरोप लगते थे, तो बीजेपी ने अपना नया प्रत्याशी दिया है और इसलिए खाते में गई है। हाँ, बीजेपी के खाते में हाँ, तो बीजेपी ने लिया है। एलजेपी चाह रही थी कि हमें ये सीट मिले, लेकिन बीजेपी ने ये सीट नहीं दी। दूसरी तरफ है जो वहाँ आरजेडी के ही नेता जो एक विधायक हैं, उनके पति राजबल्लभ यादव, वो अभी सजा काट रहे हैं, उनके भाई खुद चुनावी मैदान में निर्दलीय खड़े हो गए हैं। तो वो अगर वोट लाते हैं तो वो आरजेडी का ही वोट काटेंगे और आरजेडी का वोट काटेंगे तो निश्चित रूप से उनके प्रत्याशी कुशवाहा जो है मतलब कमजोर है, कमजोर आरजेडी के प्रत्याशी नहीं है, राजबल्लभ यादव का फैक्टर है, उनके भाई चुनाव मैदान में है, तो निश्चित रूप से इसका असर पड़ेगा। इसलिए जो है विवेक ठाकुर के लिए कहा जा रहा है कि उनके लिए रास्ता आसान हो सकता है। तो बिल्कुल, अब तो पहले चरण में एक जमुई रह जाता है। जमुई की भी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। जीजा जी हैं वहां पर, चिराग पासवान के जीजा जी। देखिए, निश्चित रूप से जमुई में चूंकि इस बार चुनाव में ये भी कहा जा रहा है कि चाहे चिराग हो या कोई अन्य हो या जीतन राम मांझी हो, मोदी फैक्टर काम कर रहा है। आम लोगों में एक मोदी के प्रति कहीं न कहीं कह सकते हैं कि एक सद्भावना है और काफी संख्या में लोग ये मानते हैं कि मोदी की सरकार फिर से बननी चाहिए। इसलिए कई लोग स्थानीय प्रत्याशी को नहीं, तो आपने बातचीत भी किया है लोगों से। हाँ, स्थानीय कई जो है वो प्रत्याशी को देख भी नहीं रहे कि कौन है। परिवारवाद का मोदी जी परिवारवाद पर हमला करते हैं, लेकिन तेजस्वी यादव ने जिस तरह से कहा कि पहले चरण में जो भी एनडीए के जो प्रत्याशी हैं वो परिवारवाद से ही जुड़े हुए हैं। घेरने की कोशिश तेजस्वी यादव और आरजेडी भी कर रही है। वहां के प्रत्याशी महिला प्रत्याशी हैं, वो भी संघर्ष कर रही है। लेकिन अभी जो जिस तरह से ये सी वोटर दिखा रहा है कि चिराग पासवान चूंकि वहां सांसद रह चुके हैं और अभी बीजेपी समेत जेडीयू, नीतीश कुमार, सभी पार्टियों का उनको समर्थन मिल रहा है, इसलिए उनका पलड़ा भारी दिख रहा है। तो जैसा कि आपने पहले चरण की 4 सीटों के बारे में आकलन देखा, और क्योंकि 4 सीटों पर अब मामला अब दिलचस्प होता चला जा रहा है। मामला अब नज़दीक है क्योंकि 19 को वोटिंग होनी है और 17 को चुनाव प्रचार समाप्त हो जाएगा। तो आज पीएम मोदी ने अगर कहा जाए इन 4 सीटों के लिए हुंकार भरी है और तेजस्वी भी पूरा जोर लगा रहे हैं, 5-5 रैली कर रहे हैं। तो ऐसे स्थिति में फिर से आपको एक बार बता दें, जो सी वोटर सर्वे पर हम चर्चा कर रहे हैं, सी वोटर और एबीपी का जो पोल आया है, जो सर्वे पोल, उसके मुताबिक अररिया, बक्सर, औरंगाबाद, काराकाट, पाटलिपुत्र, जहानाबाद और किशनगंज, इन 7 सीटों पर महागठबंधन की जीत होती दिखाई दे रही है। तो आगे अनुराग, इसमें सबसे बड़ी बात है कि अगर ये सी वोटर जो सर्वे है, अगर ये सही में ये रिजल्ट में आता है तो सबसे ज्यादा नुकसान अगर है तो वो बीजेपी के लिए है। पिछली बार चुनाव जब हुए थे, बीजेपी ने 100 में 100 यानी 100% सीट पर उनका रिजल्ट आया था। 17 में से 17 सीटें उन्होंने जीती थी। ये जो रिजल्ट जेडीयू को एक नुकसान हुआ था। लेकिन इस बार जो है बीजेपी ज्यादा सीट पर लड़ रही है, जेडीयू कम सीट पर लड़, जबकि पिछली बार दोनों बराबर सीटों पर लड़ी थी और उसमें से जेडीयू 1 सीट कम थी। लेकिन इस बार जेडीयू 1 सीट पर कम लड़ रही है और उनके अगर सांसद ज्यादा जीत के आते हैं और जो जिस मोदी के नाम पे चुनाव लड़ा जा रहा है वही बीजेपी अगर पीछे हो जाती है तो कह सकते हैं कि बीजेपी के लिए झटका हो सकता है। बड़ी बात है कि मोदी लहर पर सवार होकर नीतीश कुमार अपनी नैया पार लगा रहे हैं। निश्चित रूप से देखिए, जिस तरह से वो एनडीए छोड़ के आए थे, नया महागठबंधन बनाया था, इंडिया गठबंधन बनाया और मोदी से 1 to 1 करने की कोशिश की, लेकिन जिस तरह से महागठबंधन के नेताओं ने उनको तरजीह नहीं दी और एन वक्त पर उन्होंने बहुत अहम फैसला लिया। उन्हें लगा कि इंडिया गठबंधन में जितनी तरह की बातें हो रही है धरातल पर नहीं हो रही है और उनको जब आगे नहीं किया जा रहा है तो फिर वो क्यों रहें। और जिस तरह से राम मंदिर को लेकर माहौल बना, पीएम मोदी वहां गए और जिस तरह से रामनवमी भी है, रामनवमी है और भी कुछ देखने को मिलेगा। निश्चित रूप से चुनाव की जो तारीख तय की गई है उसमें भी ऐसा लग रहा है कि रामनवमी या पर्व त्योहार ये सब का ध्यान रखा गया है। तो नीतीश कुमार ने एन वक्त पर सही डिसीजन लिया और वो मोदी के खेमे में चले गए और देखिए कि उन्हें मोदी के का साथ आने का फायदा निश्चित रूप से मिलता हुआ दिख रहा है। कम से कम इस सर्वे में तो यही दिखा रहा है कि उन्हें 100% रिजल्ट
नहीं तो लेकिन ज्यादा से ज्यादा बीजेपी से भी ज्यादा सीटें उन्हें मिलने जा रही है। ये बड़ा दिलचस्प है कि मोदी लहर पर सवार होकर नीतीश जो है बीजेपी से आगे निकलने जा रहे हैं इस सर्वे की अगर बात करें तो। लेकिन जो सबसे बड़ी बात जो हम बात कर रहे हैं 7 सीटों की जो आरजेडी और महागठबंधन के खेमे में जारी है, उसमें बक्सर का भी नाम है। बक्सर बड़ा दिलचस्प है क्योंकि बक्सर में कैंडिडेट का नाम काट दिया गया, क्या इसी वजह से? देखिए अश्विनी चौबे जी के खिलाफ बहुत लोग थे, लेकिन उनके चाहने वाले भी कम नहीं है। और बीजेपी के द्वारा कई सीटों पर कई मौजूदा सांसद के टिकट कटने की बात थी, लेकिन दूसरे लोगों का नहीं कटा। 5 से 7 लोगों की लिस्ट थी जो बिल्कुल राधा मोहन सिंह का भी राधा मोहन सिंह, रविशंकर प्रसाद बिल्कुल, और जो सारण से हैं रूडी, इन लोगों का नाम था। इन लोगों का टिकट नहीं कटा और एक अश्विनी चौबे का टिकट कट गया। इससे कहीं न कहीं उनके समर्थक नाराज हैं और एक नए प्रत्याशी को वहां दिया गया। हालांकि जो आरजेडी से है वो भी मिथिलेश तिवारी, और आरजेडी से भी जो प्रत्याशी हैं वो भी नए हैं, लेकिन उनके पिताजी वहां काम कर चुके हैं। उनके पिताजी जगदानंद सिंह का जो वो कार्य क्षेत्र रहा है, वो कई बार चुनाव लड़ रहे हैं। तो इस वजह से अब सुधाकर सिंह के बारे में ये सर्वे में आ रहा है। हालांकि सुधाकर सिंह को लेकर भी कई तरह की बातें कही जाती है, जिस तरह से वो बिहार सरकार में मंत्री बने, लेकिन वो जिस तरह से सरकार में रहते हुए भी नीतीश कुमार के खिलाफ आक्रामक रहे, उससे कहीं न कहीं एक अलग उनकी छवि बनी। अगर उस छवि का फायदा उन्हें मिलता है और इस सर्वे के अनुसार ये फायदा मिलता है, बिल्कुल बक्सर में फायदा मिलता दिख रहा है। सुधाकर सिंह जीत रहे हैं जैसा कि सर्वे बता रहा है। उसके अलावा एक और भी दिलचस्प चर्चा कर लेना जरूरी है क्योंकि पाटलिपुत्रा की बात हो रही है। जो 7 सीटें दी जा रही हैं, किशनगंज में तो महागठबंधन का उम्मीदवार पहले भी जीत चुका है, कांग्रेस के खाते में है, तो उन्हें फिर से उतारा गया है, तो वहां तो जीत मानी जा रही है। और लेकिन पाटलिपुत्रा की बात है, हालांकि लालू की 2 बेटियां मैदान में उतरी हैं, सारण और पाटलिपुत्रा। और सारण के बारे में हमने आपको बताया भी, एक्सक्लूसिव जानकारी भी दी कि लालू और राबड़ी वहां पर 10 दिनों तक कैंप करेंगे अपनी बेटी को जिताने के लिए। लेकिन जो सर्वे रिपोर्ट आया है, जो एबीपी न्यूज और सी वोटर का जो सर्वे रिपोर्ट है, वो कह रहा है कि सारण नहीं जीत पाएगा महागठबंधन और पाटलिपुत्रा में मीसा भारती जीतेंगी। तो पाटलिपुत्रा की जंग भी बड़ी दिलचस्प है। अरुण जी कैसे इसको देखते हैं पाटलिपुत्रा की जंग? पर सारण में नहीं जीत रही है। देखिए पाटलिपुत्रा में लगातार रामकृपाल यादव सांसद हैं, उनको लेकर कई तरह की बातें कही जा रही थी। हमने भी हाल में भ्रमण किया है जी। तो कहीं न कहीं चूंकि मीसा भारती लगातार संघर्ष कर रही है, मैदान में आ रही है, कुछ वोटों से वो पीछे रह जा रही है, इसलिए संभावना है कि उन्हें इस बार लोग वोट दे सकते हैं। और मतलब पहले वोट तो पहले भी मिलता रहा है, कुछ वोटों से पीछे रहे हैं। ये सर्वे बता रहा है कि चूंकि रामकृपाल यादव के भी टिकट पर कहीं न कहीं चर्चा हो रही थी कि इन्हें भी बदला जा सकता है, लेकिन फिर से वो मैदान में आए हैं। कई जगह उन पर यह आरोप लगा है कि कुछ खास क्षेत्र है उसी पर वो ध्यान देते हैं, सभी क्षेत्रों पर वो ध्यान नहीं देते हैं। तो इस वजह से ये संभव है कि उन्हें नुकसान झेलना पड़ सकता है, लेकिन आसानी से मीसा भारती जीतेगी ये भी अभी कहना। पिछले दिनों लड़ाई भी थी टिकट को लेकर, जैसा था कि रीतलाल यादव का नाम आ रहा था, भाई वीरेंद्र का नाम आ रहा था, लेकिन अंत समय में मीसा भारती को टिकट दिया गया। तो कहीं ना कहीं आरजेडी खेमे के अंदर भी गुस्सा है लोगों के बीच। देखिए चूंकि मीसा भारती लगातार वहां से चुनाव लड़ रही थी और अभी वो मौजूदा सांसद हैं भी राज्यसभा से, तो कई लोगों का मानना था जब वो कुछ सांसद हैं ही तो फिर वो क्यों चुनाव लड़ना चाहती है। लेकिन आरजेडी की तरफ से बाकी 2 कैंडिडेट जो थे, लग रहा था कि अगर इन दोनों में से एक को दिया जाएगा तो मामला जो है पार्टी के अंदर ज्यादा बिगड़ जाएगी। इसलिए चूंकि मीसा भारती के नाम पर, लालू की बड़ी बेटी है, उसके नाम पर कोई भी कार्यकर्ता विरोध नहीं कर सकता है। इस वजह से भी मीसा भारती को उतारा गया है। और मीसा भारती या उस इलाके के भी लोगों को भी लगता है कि मीसा भारती लगातार प्रयास कर रही है, तो उनको एक मौका देना चाहिए। और सर्वे जो है वो बता रहा है कि उनको मौका मिल सकता है। हालांकि सर्वे 12 मार्च तक ही हुआ है, तो ये बीच में तो उलट पुलट काफी कुछ देखने को मिलेगा। अभी तो पहला चरण भी नहीं हुआ है। तो जहानाबाद की अगर बात करें तो जहानाबाद में सुरेंद्र यादव जो ताल ठोक रहे हैं, जीतते दिख रहे हैं। और चंद्रवंशी जो वहां पर हैं, चंद्रेश्वर चंद्रवंशी जो वर्तमान सांसद हैं,
जो कम ही वोटों से जीते थे पिछली बार, इस बार हार रहे हैं। देखिए पिछली बार भी अंत समय में वो जीते थे और उसको लेकर काफी विवाद हुआ था, रिकाउंटिंग करवाई गई थी, उसके बाद काफी हंगामा हुआ था, पुलिस को नाको चने चबाने पड़ी थी उस हंगामा को शांत कराने के लिए। और ये कहा गया है, आरोप लगाया गया कि सुरेंद्र यादव को जबरदस्ती हरा दिया गया है। उस सुरेंद्र यादव के हारने में सबसे बड़ी एक और वजह थी कि तेज प्रताप यादव ने एक अपना कैंडिडेट दे दिया था जी। तो लेकिन इस बार वो सब मामला नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। और चंदेश्वर चंद्रवंशी के बारे में ये चर्चा है, एक तो बीच में उन पर एक आरोप भी लगे और कई कार्य को लेकर, ठेकेदारी को लेकर। दूसरा है जो उन पर यह आरोप है कि वो फील्ड में जाते नहीं थे, लोगों से मिलते नहीं थे। यही वजह है कि इस बार जब वो चुनाव प्रचार में जा रहे हैं तो कई जगह उन्हें विरोध झेलना पड़ रहा है जी। लेकिन सुरेंद्र यादव की ये खासियत है, हालांकि वो दबंग छवि के माने जाते हैं, अभी बेलागंज से लगातार वो 90 के बाद से चुनाव जीतते रहे हैं। मंत्री भी हाल में बने थे, मंत्री पहले भी रहे थे और अभी भी बने थे। तो सुरेंद्र यादव में ये है कि वो क्षेत्र की जनता से मिलते जुलते रहते हैं। तो इस वजह से सुरेंद्र यादव के बारे में माना जा रहा है कि इस बार वहां की जनता मौका बिल्कुल मुकाबला नेक टू नेक था। और इस बार लग रहा है कि मुकाबला जो था नेक टू नेक था, जिस पर आपने बताया भी कि हल्ला हंगामा भी हुआ और कम वोटों से जीते थे। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि आरजेडी की अगर कोई सीट निकलेगी तो उसमें सबसे पहला नाम जहानाबाद का होगा। आरजेडी की कोई पहली सीट निकलेगी तो उसमें जहानाबाद का नाम पहला होगा, क्योंकि सुरेंद्र यादव जो है वहां पर पैठ उनकी है और पिछली बार जो नतीजे थे उसको देखते हुए भी अंदाजा लगाना सहज है। तो खैर ये तो बात हो गई, लेकिन एक और सीट छूट रही है जो इसमें काराकाट की है, हालांकि अररिया भी है। लेकिन काराकाट की बात करें, काराकाट जो है उपेंद्र कुशवाहा के खाते में गया है एनडीए की तरफ से। वही राजाराम सिंह जो कुशवाहा हैं वो भी नेता हैं, वो CPI-ML के जिम्मे है। और उसके अलावा वहाँ से पवन सिंह ने भी ताल ठोक दिया है। तो ऐसी स्थिति में मामला दिलचस्प हो गया है और काराकाट की सीट महागठबंधन के खाते में आती दिख रही है, यानी CPI-ML का भी जो है खाता खुलता दिख रहा है। देखिए वो जो क्षेत्र है वो कुशवाहा बहुल क्षेत्र है, सबसे ज्यादा वोटर वहाँ कुशवाहा समाज से ही है। जो दोनों मुख्य प्रत्याशी हैं वो कुशवाहा समाज से ही हैं, तो उसमें वोट का बंटना तय है। क्योंकि राजाराम उस इलाके में लगातार लोगों के संपर्क में रहे हैं, वो लगातार आंदोलन करते रहे हैं, तो लोगों में संपर्क है। और दूसरी जो है उपेंद्र कुशवाहा पिछली बार भी काराकाट से लड़े और उजियारपुर से भी लड़े, वो रहने वाले हैं समस्तीपुर जिले के। तो वो इसीलिए वो सीट वो चुने हैं कि वो उनकी जाति का बहुल है। लेकिन हाल के दिनों में कई वीडियो वायरल हुआ है जिसमें ये कहा गया है कि आप जिस रास्ते पे जा रहे हैं हम उसका समर्थन, आपका स्वागत करते हैं लेकिन आपको वोट नहीं देंगे। इतना खुलेआम कोई बोलता नहीं है, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा के समक्ष इस तरह के वीडियो वायरल हुए हैं जिसमें खुलेआम कहा गया है कि हम आपका स्वागत तो करेंगे एक जाति के नाते, लेकिन आपको वोट हम नहीं देंगे। तो ये देखना है कि कुशवाहा समाज अगर उपेंद्र कुशवाहा को सपोर्ट पूरी तरह से नहीं करेगा, यही वजह है कि इनका दिख रहा है कि ये पिछड़ सकते हैं और माले जो है यहाँ बाजी मार सकती है। और जो आपने कहा जो पवन सिंह वो भी एक फैक्टर है। वो हाल फिलहाल तक बीजेपी के साथ जुड़े थे, उनको टिकट भी मिला, वो फिर हाँ भी भर दी, बाद में एक दिन बाद ही उन्होंने फिर नकार दिया, वापस कर दिया। नड्डा से मिले, बाद में उनकी चाहत थी कि हम आरा से चुनाव लड़ें, लेकिन आरा से वो नहीं लड़े और वहां गए हैं। तो पवन सिंह वोट अगर काटेंगे तो किसका काटेंगे? वोट तो काटेंगे राजपूत बिरादरी से आते हैं, राजपूत बिरादरी से आते हैं, तो वोट राजपूत बिरादरी किसका वोटर है? अच्छी है वहाँ। हाँ, उसका वोटर कौन है, वो किसको वोट देता है? एनडीए का है। और बीजेपी तो चुनाव लड़ नहीं रही है वहाँ, इसलिए बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं, जो फॉरवर्ड क्लास के लोग हैं, उनको लगेगा कि हम क्यों कुशवाहा को देंगे, हम अपना प्रभाव जमाने के लिए, हम अपना प्रभाव दिखाने के लिए। फैक्टर वहाँ पर बड़ा काम कर रहा है। अगर जो दिख रहा है महागठबंधन पवन सिंह जितना ज्यादा वोट लाएंगे एनडीए को उतना ही नुकसान होगा। और एक बात ये जो एबीपी और सी वोटर के सर्वे में ये भी कही गई है कि इन महागठबंधन को ये सीटें तो दी जा रही हैं, ये 7 सीटें, लेकिन इनमें भी कई सीटों पर एनडीए से कड़ी टक्कर भी है। देखिए कड़ी टक्कर हर एक सीट पर है और ये सर्वे तभी काम आएगा जब मोदी फैक्टर कितना काम करता है। जिस तरह से कहा जा रहा है मोदी फैक्टर अगर पूरी तरह से काम करेगा तो फिर ये सर्वे
बेईमानी साबित हो सकते बेईमानी हैं। भी हो जाए। हाँ, लेकिन कई इलाकों में अब मोदी फैक्टर में लोग विरोध में भी खुलेआम बोलने लगे हैं, क्योंकि मोदी जी जिस तरह से भाषण दे रहे हैं, जैसे तेजस्वी जिस भाषा में बात करते हैं उस भाषा में कुछ ग्रामीण भी बात करते हैं कि मोदी जी इधर उधर की ज्यादा बात करते हैं, मुद्दे की बात नहीं करते हैं। तो क्या वो सिर्फ बोल रहे हैं? अगर बोल रहे हैं तो ठीक है, लेकिन अगर वोट में भी वही अपना रुतबा दिखाते हैं और मोदी के खिलाफ अगर खुलेआम उनके प्रत्याशी के खिलाफ अगर वोटिंग करते हैं, तो फिर ये जो सर्वे सही हो सकता है, सीटों की अदला बदली हो सकती है। बिल्कुल, हाँ। लेकिन जिस तरह से कहा जा रहा है, हालांकि महागठबंधन के भी लोग जानते हैं कि लोकसभा चुनाव में उनको वो सफलता नहीं मिलने वाली है। अगर नीतीश कुमार साथ रहते तो रिजल्ट कुछ अलग हो सकता था, लेकिन नीतीश कुमार नहीं है तो फिर रिजल्ट इनके पक्ष में ज्यादा नहीं होगा। लेकिन अगर ये 7 सीट भी लाते हैं इस वेव में, एनडीए को बड़ा झटका होगा। एनडीए को बिहार में झटका ही माना जा सकता है, क्योंकि 39 से वो नीचे जा रहे हैं। बिल्कुल 39 जो पिछली बार लगभग सफाया कर दिया था उन्होंने, पर इस बार 33 पर अगर आते हैं तो झटका है। तो खैर ये तो बात हुई, हमने महागठबंधन के सीटों की बात की और एबीपी और जो सी वोटर का सर्वे है जिसके मुताबिक 33 और 7 का आंकड़ा बिहार में रहेगा। अगर 33-7 के आंकड़ों को देखें तो पिछली बार से एनडीए को झटका लगने जा रहा है। पिछली बार एनडीए ने 39 सीटें झटक ली थी नीतीश और मोदी की जोड़ी ने मिलकर, लेकिन इस बार जोड़ी है वही बरकरार है, क्योंकि फिर से वापस आ गए हैं नीतीश कुमार। तो वैसी स्थिति में इस जोड़ी को झटका लग रहा है, क्योंकि 7 सीटें महागठबंधन के पक्ष में जाती दिख रही है। चलिए, तो हमने महागठबंधन के सीटों की तो बात कर ली, लेकिन एनडीए की सीट, जहां 33 सीटें एनडीए के खाते में जा रही हैं और चिराग पासवान का स्ट्राइक रेट 100% रहेगा। 5 की 5 सीटें चिराग पासवान जीत रहे हैं, लेकिन बीजेपी और जेडीयू को जो झटका लग रहा है, अगर कहा जाए तो उनकी पिछली बार से सीटें कम आ रही हैं। तो कौन कौन सी सीटें आ रही हैं जल्दी में आपको पहले बता देते हैं, और कुछ सीटों पर हम चर्चा भी करेंगे। तो जो एनडीए के कोटे में सीटें जो आई हैं और जो जीतने जा रही है एनडीए, उसमें जमुई, मधेपुरा, नवादा, समस्तीपुर, सुपौल, आरा, दरभंगा, झंझारपुर, मधुबनी, पश्चिमी चंपारण, सारण, उजियारपुर, गया, महाराजगंज, सासाराम, वैशाली, बांका, गोपालगंज, कटिहार, मुंगेर, पटना साहिब, शिवहर, वाल्मीकि नगर, बेगूसराय, हाजीपुर, खगड़िया, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, सीतामढ़ी, भागलपुर, नालंदा, पूर्वी चंपारण और सिवान शामिल है। तो ये जो है यहाँ पर बीजेपी अपना परचम लहराने जा रही है, यानी बीजेपी और उनकी जो सहयोगी पार्टियां हैं, खास करके चिराग पासवान की जो स्ट्राइक रेट की हमने बात की कि 100% रहेगा। चिराग को 5 सीटें मिली हैं और 5 सीट वो जीत रहे हैं, जो सर्वे बता रहा है एबीपी और सी वोटर का सर्वे। देखिए, पिछली बार 2019 में भी जब चुनाव हुए थे तो चिराग पासवान की जो 6 सीटें मिली थी, 6 सीटें पर वो जीत दर्ज की थी। जिस तरह की सीटें हैं उनकी, जैसे हाजीपुर में वो खुद लड़ रहे हैं, वहाँ माना जा रहा है कि उनकी एक तरफा जीत होगी। कई जगहों पर है जो महागठबंधन के प्रत्याशी हैं वो अपेक्षाकृत कमजोर हैं, उनकी ज़्यादा पब्लिक पहचान नहीं है, इसलिए ऐसे सीटों पर तो लग रहा है एक तरफा जीत होगी। यही वजह है कि एनडीए इस तरह से मार्जिन में आ रही है। का भी दिलचस्प था क्योंकि उनके जीजाजी लड़ रहे हैं। हाँ, जीजाजी लड़ रहे हैं, यानी चिराग पासवान ही लड़ रहे हैं। हाँ। जमुई में पीएम मोदी की सभा करवाई गई। हाँ। आप समझ सकते हैं कि एक तरह से प्रतिष्ठा का विषय बनाया हुआ है चिराग पासवान के लिए। खगड़िया भी जीत रहे हैं, वो खगड़िया जीत रहे हैं। खगड़िया में सीपीआईएम को दिया गया है। सीपीआईएम का आजकल वामपंथी दलों के कितने कैडर बचे हैं, नहीं के बराबर हैं। अब सीपीएम के भी ज्यादा लोग नहीं हैं। अब वो प्रत्याशी भी, हालांकि सीपीएम के वो अच्छे प्रत्याशी हैं, लेकिन वहां माना जा रहा है कि आम लोगों का समर्थन अब वामपंथी दलों के प्रति ज्यादा नहीं है। विशेषकर सीपीएम तो एक तरह से डेड हो चुकी है बिहार में। समस्तीपुर की बात कर ले, समस्तीपुर में तो 2 मंत्रियों की बेटा बेटी ही मैदान में है। देखिए, जैसे हम लोगों ने पहले चर्चा की है कि ये सर्वे 12 अप्रैल तक का ही जी, और कई सीटों पर अभी प्रत्याशियों की अधिकृत रूप से घोषणा भी नहीं हुई है। इसलिए इसमें बहुत सारा फेरबदल हो सकता है। और इस सर्वे में भी ये कहा गया है, कांग्रेस ही बाकी है। कांग्रेस की तरफ से 6 अभी उम्मीदवार का नाम नहीं ऐलान किया गया, बाकी तो तमाम लोगों ने जब उम्मीदवार का ऐलान नहीं हुआ है तो फिर उसके बारे में लोग अपनी मनोदशा कैसे बनाएंगे कि क्या हमको देना है, नहीं देना है, देंगे तो क्यों देंगे, नहीं देंगे तो क्यों नहीं देंगे। अब समस्तीपुर में है,
जो चर्चा है कांग्रेस की तरफ से जेडीयू कोटे के मंत्री के बेटे मैदान में आएंगे, महेश्वर हजारी के बेटे अगर महेश्वर हजारी के बेटे आएंगे तो महेश्वर जेडीयू में मंत्री हैं, तो क्या उनके समर्थक उनके बेटे को वोट नहीं देंगे? अगर वोट देंगे तो मामला बिगड़ भी सकता है, क्योंकि अभी एनडीए की तरफ से प्रत्याशी की घोषणा हो चुकी है, इसलिए उनके फेवर में लग रहा है। और चूंकि वो एक परिवार से आते हैं, अशोक चौधरी जो राजनीति में एक परिवार है, सरकार में मंत्री हैं, दूसरी तरफ किशोर कुणाल के परिवार जिनकी एक अलग छवि है, तो इस वजह से अभी उनको पॉजिटिव माना जा रहा है। लेकिन मैदान में ये जो सर्वे है 12 अप्रैल तक के लिए तो सही माना जा सकता है, लेकिन 12 अप्रैल के बाद बहुत सारा फेरबदल इसमें हो सकता है। इसमें सीट जिस तरह से सारण की बातें कही जा रही है, सारण में भी कहा जा रहा है कि रोहिणी आचार्य को एक बड़े वर्ग का समर्थन मिल रहा है। जीत हार अलग चीज है। लालू राबड़ी भी लालू राबड़ी जा रहे हैं वहां, अगर कुछ कमी बेसी होगी तो लालू राबड़ी जाने के बाद माहौल बदल सकता है। इस तरह की कई सीटें हैं। बिल्कुल ये सबसे बड़ी बात है कि जो बीजेपी के खाते में उधर अगर कहा जाए कि सीमांचल और मिथिलांचल का जो इलाका है, जो वो इलाका जो है बीजेपी के खाते में जा रहा है, वो तो तमाम सीटें हैं, खास करके जो सीमांचल के, अगर मिथिलांचल की बात करें दरभंगा हो गया, झंझारपुर, मधुबनी, और उसके अलावा जो सीमांचल की अगर सीटें हैं जिस तरह से वो भी जा रही हैं बीजेपी के खाते में। और इधर अगर बात करें तो गोपालगंज, कटिहार, और कटिहार जो है ये सीमांचल का इलाका है। बेगूसराय की सीट, बेगूसराय बड़ा दिलचस्प है, बेगूसराय भी बीजेपी के खाते में ही दिख रहा है। आरा भी है जो दिलचस्प है। दिलचस्प क्या अगर कहें तो एक तरफा अगर मुकाबला है क्या यहाँ पर? देखिए आर.के. सिंह का एक अलग छवि रही है, और उनके खिलाफ में सुदामा जो सीपीआई एमएल से हैं, तो अपेक्षाकृत कमजोर प्रत्याशी माने जा सकते हैं। हालांकि उस इलाके में माले का पकड़ ज्यादा है, इसलिए वो टक्कर ऐसा नहीं है कि एक तरफा वो जीत जाएंगे आर.के. सिंह, टक्कर वहां मिलेगी। लेकिन अभी भी वामपंथी दलों की जो पकड़ है धीरे धीरे कमजोर हो रही है। बेगूसराय में इस बार कन्हैया नहीं है। बेगूसराय में कन्हैया नहीं है, अवधेश राय हैं। तो अवधेश राय कन्हैया के अपेक्षा चूंकि कमजोर माने, हालांकि वो बछवाड़ा से कई बार विधायक रहे हैं, सौम्य छवि के मतलब उनका जो व्यवहार है काफी अच्छा है। आम लोगों के कार्य कराने को लेकर वो काफी दृढ़ संकल्पित रहते हैं, काफी प्रयास करते हैं, ये सब है। और गिरिराज सिंह का विरोध भी कई जगह हुआ है, लेकिन इसके बावजूद चूंकि गिरिराज सिंह के पिछली बार जीत का मार्जिन काफी ज्यादा था, इसलिए माना जा रहा है कि इस बार भी भले जीत का मार्जिन भले ही कम हो जाए, लेकिन जीत उन्हें मिलेगी। इसलिए इस सर्वे में भी उनको जीत दिखाई हुए दिया जा रहा है। शिवहर के बारे में भी खूब चर्चा है, और शिवहर में भी बीजेपी यानी एनडीए के पाले में, जेडीयू के कोटे में है ये सीट, शिवहर जीत रही है। इसका मतलब लवली आनंद जीत रही है। देखिए शिवहर पहली बार लवली आनंद वहां से नहीं चुनाव लड़ रही है। इससे पहले ये परिवार जो है आनंद मोहन का परिवार का शिवहर से जुड़ाव रहा है। बिल्कुल वहां से सांसद रह चुके हैं, विधानसभा में भी चुनाव लड़ी थी तो उसी इलाके से लड़ी थी। और जो दूसरी प्रत्याशी है उनकी एक अलग छवि है, वो भी कड़ा संघर्ष दे रही है, उनके भी अलग चाहन है। ऋतु जायसवाल वो भी पढ़ी लिखी है, सम्मानित है, बड़ा पदक उन्हें मिला है, सम्मान मिला है, और आम लोगों से जुड़ी रहती हैं, इसलिए वो भी टक्कर दे रही है। लेकिन चूंकि आनंद मोहन का परिवार, एक तो मोदी लहर है, नीतीश कुमार का अपना वोट बैंक है, आनंद मोहन का भी अपना वोट बैंक है, इसलिए माना जा रहा है कि वहां से लवली आनंद को बिल्कुल पटना साहिब में तो कमल खिलता रहा है। और फिर से एक बार हैं तो रविशंकर प्रसाद वो जीत रहे हैं, जैसा कि बता रहा है सर्वे। हाजीपुर में चिराग पासवान जीत रहे हैं, खगड़िया में उनके कैंडिडेट हैं राजेश वर्मा, वो जीत रहे हैं, बेगूसराय में गिरिराज सिंह जीत रहे हैं, बांका में भी जीत रही है बीजेपी, और गोपालगंज, कटिहार, मुंगेर की बात करें, मुंगेर में जेडीयू के कोटे की सीट है और ललन सिंह चुनाव लड़ रहे हैं, जीतते हुए दिख रहे हैं इसमें सर्वे के मुताबिक। वहाँ पर एक जो है दबंग छवि, अगर कहा जाए बाहुबली छवि के जो है अशोक महतो है, उनकी पत्नी लड़ रही है। तो वैसी स्थिति में एक तरफा मुकाबला लग रहा है क्या? देखिए एक तरफा भले ना हो, लेकिन ललन सिंह वहाँ भारी है, क्योंकि वो जो क्षेत्र है उसमें जिस समाज से ललन सिंह आते हैं उसका एक बहुत बड़ा वोट बैंक है। और अशोक चौधरी आनंद फानन में शादी किए गए, लेकिन अशोक चौधरी की छवि क्या है? अशोक महतो की छवि क्या रही है? आपराधिक छवि रही है, सजा काट कर आए हैं। और अब लोग ज्यादा लोग वैसे छवि वाले लोगों को पसंद नहीं करते, यहाँ तक कि तेजस्वी यादव भी
पिछले विधानसभा चुनाव में जो इस तरह की छवि वाले नेता थे उनका टिकट काट दिया था। लेकिन इस बार ऐसा लग रहा है कि लालू प्रसाद यादव की ज्यादा चली है टिकट बंटवारे में। यही वजह है कि कई ऐसे बाहुबली नेता को उन्होंने मौका दिया है। मुन्ना शुक्ला को दिया है वैशाली में। तो अब उनको आम जनता का कितना समर्थन मिलता है। पहले क्या था, 90 के दशक में बाहुबली इसलिए जीत के आते थे कि उस समय वोट कैप्चरिंग भी होती थी या दबाया जाता था। ये किसी इलाके में जाके रहता था कि ये बाहुबली, अगर इसको वोट नहीं दोगे तो उसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। आज स्थिति बदली हुई है। अगर दिल से जिसको नहीं चाहेंगे लोग तो जबरदस्ती या दबाव में वोट नहीं देंगे, दिया जा सकता है। तब इसलिए माना जा रहा है कि मुंगेर में हाँ बिल्कुल वो एक तरफा मुकाबला है। अगर सिवान में भी है, सिवान में जिस तरह से जो महागठबंधन के अगर अंदर कहें कि जिस तरह से वहापो की स्थिति बनी थी, आखिरी वक्त में दिया गया उन्हें टिकट अवध बिहारी चौधरी को, और अब वहाँ पर सिवान में भी एनडीए का परचम खिलता दिख रहा है। सिवान में जेडीयू के कोटे में गई थी। आरजेडी के लिए सिवान मतलब शहाबुद्दीन माना जाता था जी। जब से शहाबुद्दीन के साथ जिस तरह से हुआ, उनका निधन हुआ, जेल में रहे, दिल्ली गए, फिर पार्टी के लोगों ने नहीं देखा, शहाबुद्दीन का परिवार आरजेडी से किनारा कर लिया और इस बार टिकट अलग से वो चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। तो इसलिए अगर वो वोट लेंगे तो आरजेडी का ही वोट काटेंगे। और जिनको खड़ा किया गया है पुराने नेता हैं, उनकी पकड़ है, लेकिन चुनाव जीतने के लिए बहुत सारी चीज़ें की जरूरत होती है। इसलिए लग रहा है कि वहाँ से आरजेडी पिछड़ जाएगी। चलिए, तो बात काफ़ी लंबी चौड़ी हो गई और हमने करीब करीब सभी सीटों को टच कर लिया कि महागठबंधन के खाते में कौन सी सीट जा रही है और एनडीए के खाते में कौन सी सीट आ रही है। हम ये जो चर्चा कर रहे थे, एबीपी न्यूज़ और सी वोटर का जो सर्वे है आया है, उस सर्वे रिपोर्ट के आधार पर जो आंकड़े सामने आए हैं उस आधार पर हम चर्चा कर रहे थे और संभावनाएं तलाश रहे थे कि कहाँ किसके प्रति जो संभावनाएं बन रही हैं। हालांकि ये जो आंकड़े आए हैं, आंकड़े अभी तक के हैं और इसके बाद इसमें बहुत सारे बदलाव होंगे, क्योंकि अभी पहले चरण की वोटिंग भी नहीं हुई है और 7 लंबे चरणों में चुनाव होने हैं। तो ऐसी स्थिति में समझा जा सकता है कि आने वाले दिनों में बहुत सारे उलटफेर होंगे इन आंकड़ों में। लेकिन अभी तक का जो ये आंकड़ा जो सी वोटर सर्वे और एबीपी न्यूज के मुताबिक कह रहा है, आंकड़ा 33 और 7 का है, यानी 33 बीजेपी जीत रही है और 7 महागठबंधन के खाते में, यानी इंडिया के जो गठबंधन है उसके खाते में जा रही है। तो वैसी स्थिति में अगर कहा जाए तो बिहार में एनडीए के लिए बड़ा झटका होगा, क्योंकि जिस तरह से 400 पार का नारा दिया जा रहा है, 400 पार के लिए प्रयास किया जा रहा है, उस स्थिति में अगर ये जो सर्वे है अगर परिणाम में तब्दील होता है तो एनडीए के लिए थोड़ी मुश्किलें जरूर हो सकती है केंद्र में, और मोदी जी को फिर से दोबारा पीएम बनाने को लेकर जिस तरह से दावे किए जा रहे हैं 400 प्लस का, उन आंकड़ों में जरूर दिक्कत आ सकती है। तो खैर आगे देखिए, बड़ा ही दिलचस्प मुकाबला है और इस सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक जो बिहार के आंकड़े हैं हमने बताने की कोशिश की, समझाने की कोशिश की कि कहाँ कुछ आंकड़े जो हैं किस तरह से सेट बैठ रहे हैं। हालांकि इन आंकड़ों में बहुत सारी तब्दीली होगी। तो बने रहिए दर्शन न्यूज के साथ तमाम ऐसी खबरों के लिए। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।